प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोही राम सिंह जी ने अपनी कुंडली भेजी थी, अपने बेटे की कुंडली। सबसे पहले बता दूं, कार्यक्रम अंतिम तक ही देखा करिए और प्रत्येक दिन देखा करिए। अब से 18 तारीख को मेरा जो एप्लीकेशन आने वाला है उसे जरूर ही डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात बताता हूं, जिनको मैंने एप्लीकेशन बनाने को दिया है वो मुझे रोज दिन कहते हैं, पंडित जी ये बात रोज दिन कार्यक्रम में कह दिया करो। मैंने कहा कितनी बार कहूंगा ये बात कि मेरा एप्लीकेशन आ रहा है, आप उसे डाउनलोड करें। ओहो, उन्होंने मुझे खास तौर पे ये बात बोली, आप रोज दिन जब तक एप्लीकेशन चला ना जाए तब तक ये प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में आप इसे जरूर बोलिए कि मेरा एप्लीकेशन आ रहा है, आप लोग उसे डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर 18 तारीख से मिलने लगेगा। बोल दिया। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं अपना काम कर लेता हूं। विक्रम संवत 2051, शक संवत 1917, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वधारी संवत्सर है। मतलब सब कुछ जो धारण करे और समस्याओं के होने के बाद भी वो लगातार ही अपने जीवन को सही दिशा पे लाने का प्रयास करता रहे। सर्वधारी संवत्सर के लोग गुणी होते हैं, विधर्मी नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं। एक जगह पे टिक करके रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इनका मन नहीं लगता है। कई बार ये इस बात की शिकायत करते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, या फिर दूर जा करके भी कई बार उनके प्राण अटके रहते हैं। संतुलन बनाने में कई बार इन्हें गड़बड़ी होती है। आगे बताता हूं। दक्षिणायन में इनका जन्म, ज्येष्ठ माह। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो उत्तरायण वालों के मुकाबले थोड़ी सी समस्या जीवन में आएगी। मतलब अब व्यक्ति का काम लेट से हो, धन कमाने के लिए काफी दूर जाना पड़े, समस्याएं आती रहे जीवन में, प्रतियोगिता शामिल होती रहे, कष्ट की स्थिति भी कई बार बनती है। कई बार व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाता है, फिर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस वजह से ही मैंने बात शुरुआत में कही थी, सर्वधारी मतलब संतुलन की कमी। हालांकि वो सब कुछ धारण करने वाला है और प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को मजबूत कर लेता है। ज्येष्ठ माह में जन्मा है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जरा विचार करिएगा। एक बात बताता हूं, आपने गौर नहीं किया है, आपको कई बार आपका काम आपके घर पे ही मिल जाता है, निकट में ही, पर कई बार आपके विकास तब तक नहीं होते जीवन के जब तक आप दूर ना जाओ, या जब तक आप अपने घर परिवार से बिल्कुल अलग ना हो जाओ। पूरा विच्छेद मतलब क्या है? ज्येष्ठ माह में जन्मे लोग, ज्येष्ठ माह में मौसम कौन सा रहता है? गर्मी का। ग्रीष्म ऋतु होती है ना उस समय, तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति दूर जाए तभी धन कमा पाए। तो व्यक्ति के ऊपर कुंडली ने कितना काम किया? पूरे तरीके से। क्योंकि एक तो दक्षिणायन, तो जहां पापग्रह सब तरीके से बली हो गए। अब सूर्य का प्रभाव कमजोर हो गया तो हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा धार्मिक कम हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, इमोशन कम हो जाए, दूर जाए। अब दूसरी बात उसमें यह भी है कि वो जब तक दूर नहीं जाए तब तक उसके पास पैसे दिखे भी नहीं, पैसे बचे भी नहीं, यह स्थिति बनती है। और दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण अब व्यक्ति को दूर जाने का प्रभाव मिल रहा है। ऊपर से ज्येष्ठ माह और ग्रीष्म ऋतु इस चीज को और प्रबल बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग ये बात? ज्येष्ठ माह, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा का आरंभ हो जाता है। इस वजह से दिमाग संवेदनशील है, अब सोचता रहेगा हमेशा ही, कुछ ना कुछ दिमाग में विचार बनते रहेंगे। और लाभ की स्थिति को पाने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जाना चाहता है और गुजर जाना चाहता है। आगे बढ़ता हूं। गुरुवार का जन्म, कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि का चंद्रमा धन देगा, पर रुक रुक करके, दूर जा करके, अपनों से दूर, घर से दूर, दूर जा करके रहो, व्यवस्थित कई बार ना रहे, सजा करके घर का सामान ना रखे, ये भी होती है चीजें। मन व्यवस्थित नहीं है, क्षुधा से युक्त है, हमेशा बेचैन है, चिंतित है, परेशान है, संवेदना को प्रकट करने में दिक्कत होती है, भावनाओं को समझने में दिक्कत होती है। कृष्ण पक्ष के जन्मे हैं तो कई बार उल्टा बोल दे, तीखा बोल दे, जोर से बोल दे, ये चीजें होती हैं। पर इन सब का प्रभाव ऐसा है, और ये दरअसल आपसे ये कहना चाह रही हैं
कि मुझे संभालो। और जब आप अपनी कुंडली की कमजोरी को और पंचांग की कमजोरी को समझ रहे हो तो बताने का मतलब ही यही होता है कि जब तक आप नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे, पर अब तो जान गए हो, तो इसे समझ लो। और वास्तव में एक बात बताऊं, तो एक बात बताता हूं, कुंडली देखने और दिखाने का मतलब यह नहीं होता है कि आपकी समस्या का अंत हो जाए ज्योतिषी के पास जाकर के, ना, यह नहीं होता। कुंडली दिखाने का मूलभूत उद्देश्य यह होता है मेरे परमात्मा ने मुझे क्या क्या दे रखे हैं और मुझे किस राह पे चलना है। वस्तुतः मेरी जो समस्या है वो कब तक चलेगी और उससे बचने का कोई उपाय है पंडित जी तो बता दो। नहीं तो राजा परीक्षित को तो सर्पदंश का दोष लगा था ना, पर भला किसने उन्हें बचा पाया था? कोई बचा पाया था? नहीं। मतलब क्या है, जो बना है वो तो झेलना ही होगा, पर वास्तव में हमारी दृष्टि कमजोर है, इस वजह से उसमें हमारी कुंडली हमारी सहायता और सहायक हो जाती है। क्लियर है? अश्विनी नक्षत्र ये बढ़िया है, व्यक्ति दूर जाए, व्यवसाय करे, कोई काम करे, कोई प्राइवेट नौकरी करे, गणना का काम कर ले, और वैसे भी ये तो कन्या लग्न के हैं तो ये बात बनती है अश्विनी नक्षत्र थोड़ा कंफ्यूजन में रहे और भटका हुआ सा रहे, पर उसमें डेडिकेशन भी होता है। अश्विनी नक्षत्र के लोग पूर्णतया समर्पित भी होते हैं, जिस काम को करने लगेंगे उसको छोड़ करके कभी भी खत्म नहीं होते, पूरे तरीके से वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लोगों में प्रैक्टिकलिज्म थोड़ा ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, काम को वर्तमान में करने वाले और वर्तमान में जीने वाले ज्यादा होते हैं। कई बार वो बहुत दूर की ज्यादा सोच लेते हैं और दूर बढ़ने के चक्कर में सब कुछ त्याग देने वाले भी हो जाते हैं। समझ में आई बात? अतिगंड योग ये थोड़ा कमजोर, विस्तीकरण ये ठीक है, क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होंगे ये, इस आधार पर व्यक्ति कमजोर नहीं है किसी से भी, और ये किसी भी हद तक गुजरने वाला है अपने आप को ठीक और बेहतर करने के लिए। ये व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति सामान्यतया किसी एक चीज पर टिक करके ना रहे, अगर उसको जैसे ही चीज पता चल जाती है कि मेरा यहां पे विकास हो रहा है वो तुरंत उसे पकड़ने की जुगत में लग जाता है। कन्या लग्न, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ माह, और दिन कौन सा है? इनकी कुंडली में इनका दिन बनता है गुरुवार का। ये गुरुवार सकारात्मक हो रहा है, कृष्ण पक्ष है तो संतानोत्पत्ति में समस्या ना हो विवाह के बाद, व्यक्ति का प्रारब्ध कमजोर नहीं है, प्राबल्य है, उसके पास कार्मिक गुण है, वो कर्मठ है, अकर्मण्य नहीं है, अपने कर्म के सिद्धांत को काम पे रखने वाला है और उसी पे भरोसा भी करने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक तो है पर बहुत ज्यादा क्रियाशील है, गतिविधि से युक्त है, गति करना चाहता है। समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ता हूं इनकी कुंडली में। आपके सबसे पहले अब यहां पे मैं आपकी कुंडली के सबसे प्रमुख कुछ ऐसी बातों को बता दूं। आइए अब आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को जान लेना चाहिए वो बता देता हूं। सबसे पहले जो अच्छी बात है वो क्या है, इनकी कुंडली में लग्न का अधिपति प्रबल है, मतलब बलवान है। लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे व्यक्ति को धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, माता पिता लगातार चिंता से युक्त रहें, जातक की चिंता से, और ऐसा नहीं कि वो चिंतित होने का कारण बने, ऐसा नहीं है, व्यक्ति जो है वो हमेशा माता पिता का प्रेम पाने वाला, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि वो शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं ना, तो यहां पे व्यक्ति को भाग्यशाली, धर्म से युक्त होकर के काम करने वाला, सत्कर्म करने वाला, दूर देश में जा करके बसने वाला, अपना और अपने क्षेत्र का नाम करने वाला, और साथ ही साथ सबके लिए प्रिय होता है। लग्न के अधिपति भाग्य में बैठे और गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट हैं, यानी कि यहां पे आपकी कुंडली में लग्नेश को किसने देखा? सुख भाव के अधिपति गुरु ने। अब जरा विचार करिए तो यहीं पे चौथे भाव के अधिपति अपना व्यय करा रहे हैं, मतलब अपना व्यय, यानी कि इस जातक को हमेशा ही जन्मस्थान से दूर जाकर के रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यवसाय या सप्तम भाव या डेली बेसिस के इनकम भाव के भी तो वही अधिपति होते हैं, और वहां पे एक पापग्रह स्वयं बैठा हुआ है शनि। इस वजह से कि जन्म कुंडली में 10वीं दृष्टि से शनि, अब गौर करिएगा, जन्म कुंडली के 10वीं दृष्टि से शनि की यहां पे पड़ेगी दृष्टि, मतलब क्या है कि व्यक्ति भवन का, वाहन का, घर का, परिवार का, इन सब चीजों का सुख भोगेगा, पर वो खुद को उसको नहीं भोग करके वो खुद दूर चला जाए, उसके परिवार के लोग उसका भोग करें। लग्न प्रबल जन्म कुंडली में ये सबसे अच्छी बात है, जो व्यक्ति को हर प्रकार से लाभ देने वाला, घर का, परिवार का, संतान का, श्रेष्ठ का, भाग्य का, धर्म का, कर्म का, सुख का, दाम्पत्य का, इन सब चीजों में सहयोग, व्यक्ति विद्या से युक्त हो और व्यक्ति जहां भी जाए वहां पे अच्छाई से ही रह लेता है,
कन्या के हैं लोग तो इनको अच्छे से पता है कि किससे अपना काम बनेगा और कौन मेरे काम आ सकता है। ठीक है, झगड़ालू नहीं है क्योंकि लग्नेश शुक्र के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों का असर है ना, इस वजह से व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ालू बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी बात, ये तो सबसे अच्छी बात थी। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि गौर करिए इनकी कुंडली में सूर्य कहां बैठे हैं। सूर्य से चंद्रमा कहां है? जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे, कहां गए? चंद्रमा नहीं है क्या? चंद्रमा है यहां। सूर्य से चंद्रमा तीसरे एकादशवें के संबंध में। अब ये सबसे अच्छी बात है। मैं दरअसल चार्ट सिर्फ यहीं देखता हूं, इसके पहले देखता ही नहीं। तो सूर्य से चंद्रमा पीछे, 3 घर पीछे। अब चंद्रमा जो है वो लाभ का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है, पर उच्चाभिलाषी है। इसके जस्ट सामने उच्च की राशि बन रही है, जहां खुद लग्नेश बैठ करके इसको शुभता दे रहे हैं। अब ये पापकर्त्री भी नहीं है। लग्न के पीछे मंगल राहु है तो लग्न को पापकर्त्री लगा है, पर लग्नेश लग्न के जितने भी दोष हो रहे हैं वो उस पे गुरु जैसे सुख और सप्तम के अधिपति होने के कारण उसमें कमजोरी भी आती है। ये लग्न द्विस्वाभाविक लग्न है। अब ऐसी स्थिति की लग्न जब द्विस्वाभाविक बन जाए तो यहां पे कई बार गुरु कमजोर नहीं हो जाते, अच्छे हो जाते हैं, और वो कई बार मारक प्रभावों से मुक्त भी हो जाते हैं। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, यह निरंतरता से यह बात बनी रहेगी, पर हां निस्संदेह व्यक्ति के पास आयु भी रहेगी, क्योंकि लग्न में शनि का प्रभाव देखा जा रहा है, लग्न पे शनि का असर है, उसकी नीच राशि बनी है और यहां का अधिपति मंगल खुद आपकी कुंडली में जाकर के विदेश भाव में बैठा है। व्यक्ति बाहर रहे तो अच्छी बात रहेगी। क्लियर है? अब जरा सोचिए, तो सूर्य से मंगल एकादश में तृतीय के संबंध में है, ये एक अच्छी बात है और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सूर्य से चंद्रमा दूसरे हों, 5वें हों, 8वें हों, एकादशवें हों तो ये संपूर्ण फलदायी होता है। चंद्रमा अष्टम में है ना, और वो गौर करिए तो कब के थे? वो हैं कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के। आपने सवाल भी पूछा है, पंडित जी बेटा बड़ा बीमार रहता है। रोहिराम जी आपकी कुंडली मैं पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है मैंने, पर इतनी बात जरूर जानता हूं, आप प्रत्येक दिन कमेंट करते हो। हाँ, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा नीचे गया, ये ठीक नहीं है, इसी वजह से आपका बेटा बीमार रहता है। क्योंकि चंद्रमा एक तो पापक, ऊपर से उस पर किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, राहु केतु के असर में है। केतु अष्टम का पेट का रोगी बनाए, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या दे। चंद्रमा है तो फेफड़े से और वात जनित समस्या दे। यहां पे जलने की समस्या हो जाती है, घाव, फोड़ा, फुंसी, कुछ न कुछ हमेशा हुआ रहेगा, चाहे किसी भी तरीके की समस्या। क्लियर है? ये दूसरी सबसे अच्छी बात, सूर्य से चंद्रमा एकादश में, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात वो ये है कि व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह को जरा देखिए, एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां 2, एक ग्रह यहां 3, एक ग्रह यहां 4, एक ग्रह यहां और एक ग्रह यहां। 6 घर में सारे ग्रह बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। ये व्यक्ति को संपन्न बनाता है, प्रतियोगिताओं से जूझने वाला, लड़ करके विजेता बनने वाला, माता पिता का भोग करने वाला, सबके साथ संबंध अच्छा बनाने वाला व्यक्ति दूरदृष्टा होता है। अब पंचांग को देख करके मैंने जो बात कही थी व्यक्ति वर्तमान में जीता है, पर कुंडली वो बात उलट रही है कि व्यक्ति का स्वभाव निर्मल, कोमल और स्वभावतः व्यक्ति चंचल मानसिकता को रखने वाला है। अपने मन की बात को कई बार वो बताए नहीं, ऐसा भी हो जाता है, पर प्रकट करे तो पूरे तीव्रता के साथ। अब यहां पे व्यक्ति को कई बार, चूंकि चंद्रमा केतु के हैं और वो राहु केतु के असर में हैं, उससे गुरु षडाष्टक में है, ये थोड़ी कमजोरी भी होगी। उसके बाद उस पर किसी भी अन्य शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है, इस वजह से वो चंद्रमा को एक सही नहीं दृष्टिकोण मिल रही है या सही दिशा नहीं मिल रही है और वो मनोमालिन्य बन रहा है, कमजोर हो रहा है। दूसरी बात कि अब वहां पे व्यक्ति के उम्र में जो उत्थान की स्थिति हो रही है वो कम से कम 40 साल के बाद। हाँ, और व्यक्ति शुरुआत में अगर कोई अपना काम करना चाहे तो नहीं हो पाए, पर वो दूर जाकर के काम करे, नौकरी करे, किसी होटल आदि का कारोबार अगर व्यक्ति कर रहा होगा तो ये अच्छी बात है। जैसा कि आपने मुझे बताया भी है, शायद आपके पुत्र ऐसा काम करते हैं, तो निस्संदेह वो काम बन सकता है। दूसरी बात है वो थोड़ा कम भी हो तो उटपटांग स्थितियां बनती हैं कई बार, उसमें जीवन में सारा काम रुक रुक करके हो, क्योंकि एक तो शुभ ग्रह का प्रभाव कमजोर, क्योंकि दक्षिणायन का प्रभाव है। यहां पे सिर्फ शनि के देख लेने से ही सारा काम लेट नहीं होगा श्रीमान। आपकी कुंडली का लग्नेश बलवान है तो शनि कमजोर, और कमजोर तभी होंगे, वो अपना प्रभाव तभी बहुत ज्यादा बढ़ा करके देंगे, क्योंकि याद करिए वो लग्नेश के मित्र हैं।
और प्रत्येक जगह पे हाँ वो अपना बेसिक नेचर ग्रह कभी खोता नहीं है, इस वजह से वो अपना प्रभाव देगा पर कमजोर, और व्यक्ति को उच्च और प्रगतिशील बनाएगा, बेहतर करके करने वाला बनाता है। शनि मंगल राहु केतु वैसे भी मोटे तौर पे अच्छे कामों में नहीं तो फिर भी व्यक्ति को कई बार कुछ ऐसा काम करने वाला बना दे जो सबकी सेवा शुश्रूषा से जुड़ा हो, आदर करने वाला हो, सबकी सेवा में व्यक्ति लगा रहता है दूर जा करके, और कई बार वो किसी दूसरे के अंडर में काम करता है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में जो स्थिति है वो 40-42 साल के बाद व्यक्ति अगर कोई अपना काम करे तो बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। अगर अनुभव इकट्ठा करने की बात हो तो वो आपको ये शनि दे रहे हैं कि व्यक्ति अभी अनुभव इकट्ठा कर ले, अभी काम अपना करने से ज्यादा बेहतर है खुद का काम तब करे जब पूरे तरीके से अनुभव से युक्त हो जाए, जो 40 साल के बाद अभी वक्त है, अभी इंतजार कर लेना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में यह स्थिति यहां तक बनी। मंगल 12 में है, मित्र की राशि में, और वैसे भी वो जन्म कुंडली में 12 में है, मांगलिक दोष पैदा करते हैं। मांगलिक दोष तो नहीं कहूंगा इसे, क्योंकि इस पे किसी भी पाप ग्रह का कोई असर नहीं है, पर मंगलिक है। तो ऐसी स्थिति में कि वो ग्रह गुरु से केंद्र में है और साथ ही साथ चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे के साथ नवम पंचम का बन रहा है। मंगल से चंद्रमा नवम पंचम के संबंध में हो तो व्यक्ति को यशोमान, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, दाम्पत्य अच्छा रखने वाला, सांसारिक भोगों में कभी कभी व्यक्ति की वृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है तो कई बार अपनी पत्नी नाराज हो जाए, कई बार व्यक्ति सबको देख लेता है, एक स्त्री को ना देख करके कईयों से संबंध बना लेता है, मित्र बन जाते हैं कई उसके, ऊंचे लोगों से उसकी परख हो जाती है, पहचान हो जाती है, पर्सनल लाइफ कई बार कमजोर भी हो जाएगी मंगल के। इस वजह से आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आपका दाम्पत्य बिगड़े नहीं। हालांकि आपकी कुंडली में इस भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठा है तो कई बार प्रेम संबंधों में भी डालने वाली बात बन जाती है, क्योंकि यह भाव राहु से केंद्र में जा रहा है। यहां का अधिपति राहु से संपर्क तो नहीं बना रहा है, पर उसके आगे जस्ट केतु बैठ करके उस भाव को प्रभाव में ला रहे हैं, उस चीज को असरकारक बना रहे हैं। इस भाव का अधिपति चूंकि गुरु से केंद्र दृष्ट है, इस वजह से इस भाव के अधिपति और इस भाव के कारक, गौर करिए, इस भाव का कारक कौन? गुरु। तो इस भाव का कारक जो बना गुरु, उसने इस भाव के अधिपति को देखा। तो कारक और अधिपति का जब संबंध बन जाए तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो जब कभी भी, अब गौर करिए, तो यहां पे मंगल की भी दृष्टि होगी, मंगल यहां देखेंगे और यहां भी देखेंगे, तो वो आपकी कुंडली के लिए, कन्या लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं कहां के अधिपति? अष्टमेश होकर के व्यय में गए, यानी कि विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, पर गुरु जो कि पंचम के कारक हैं, पंचम के अधिपति पे उनकी पूर्ण दृष्टि बनने के कारण वो आपके जीवन में जितनी भी विषमता बनेगी, चाहे आय को लेकर के हो, पार्टनर को लेकर के हो, व्यवसाय को लेकर के हो, दैनिक आय को लेकर के हो, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जो समस्या बनेगी वो दिन प्रतिदिन उसको वो फ्लरिश करते रहेंगे, नरिश करते रहेंगे। क्लियर है? ये तीसरी आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात थी। चौथी बात, आपकी कुंडली में राहु का संबंध यहां देखिए शुक्र के राशि में, मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है। धन के अधिपति का भाग्य में जाना, लग्नेश और धनेश का एक साथ संबंध बनाना, यह सबसे अच्छी बात है अब तक की सबसे, क्योंकि मैंने ये बात बहुत गौर करी है कि जन्म कुंडली के धन भाव में राहु का संबंध अपने ही नक्षत्र में, तुला राशि वायु तत्व की राशि बनी, लग्न में भी शुक्र और लग्न का बुध का संबंध बना, वो भी भाग्य भाव में, लग्नेश और धनेश भाग्य में जाकर के व्यक्ति को भाग्यशाली, हर तरीके से, मेरे पास शब्द नहीं है अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर ये बहुत अच्छी बात है। धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं है। राहु है वहां पे वाणी को कंट्रोल करेगा, शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, वहां से पांचवी दृष्टि से ऋण भाव को देख रहा है, जो उसके अपने ही राशि के बारे में वो कहता है कि वो मेरी राशि है। इस वजह से व्यक्ति शत्रुओं से जीतने वाला, परिस्थितियों को जीतने वाला, राजा से भी झगड़ा करे तो जीत ही जाए, मालिक से भी झगड़ा करे तो जीत उसी की हो। शुरुआत में भले परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, अष्टम में गया है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो प्रभाव वाणी का थोड़ा कम होता है, पर व्यक्ति को अपने ऊपर कभी भी भरोसा छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात राहु की रही। राहु के अभी यही बता देता हूं, राहु केतु। तो राहु यहां देखे, ये चीज आपको परेशानियों में डालने वाली होती है। राहु की दशा में व्यक्ति को चोट चपेट की घटना लगे, ऑपरेशन आदि हो, क्योंकि उस भाव का अधिपति मंगल जो है वो तृतीय एकादशवें में है, तो राहु में मंगल जब आए तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी बढ़े और कई बार व्यक्ति को ना चाहते हुए भी समस्याओं से गुजरना पड़े। लाभ भी हो, ऐसा नहीं है, उससे वो उबर जाएगा, निकल जाएगा। और उसी राहु की नवी दृष्टि अगर यहां पड़ेगी तो वो आत्मविश्वास को कमजोर करेगी और व्यक्ति को नौकरी और
पद प्राप्त करने के लिए दूर भेजे। अब सूर्य यहां दिग्बली हो जाते हैं, बुध की राशि में है, तो व्यक्ति अगर गणना क्षेत्र में काम करे, गणना करने वाला हो, सेवा शुश्रूषा करने वाला हो, सूर्य जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं तो होटल इंडस्ट्री में काम करे, खुद का होटल खोल ले, कैफेटेरिया खोल ले, खाने पीने का सामान, बेकरी का उत्पादन करने वाला, होटल इंडस्ट्री में जितने भी सामानों का इस्तेमाल होता है वो सबका कारोबार ये व्यक्ति आसानी से कर सकता है। फर्नीचर से संबंधित सारा कारोबार कर सकता है, टेबल कुर्सियों का व्यापार कर सकता है, कोयले का कारोबार कर सकता है, गैस का कारोबार कर सकता है, दवाइयों का कारोबार कर सकता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। ये आपकी कुंडली के कुछ अच्छे पक्ष थे। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात जो है अब बता देता हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं, 11 नंबर की राशि में नहीं, अपने मंगल मित्र की राशि में, और मंगल उसे देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि गुरु की दृष्टि खुद की राशि पे, मंगल की दृष्टि मित्र की राशि पे, दृष्टि का संबंध मंगल और गुरु का, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में, मंगल और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में, धनदायक, लाभदायक, मेहनत करने वाला, पर स्मूथ मेहनत करने वाला है, क्योंकि उस पे राहु केतु का प्रभाव नहीं है उस लगने के ऊपर या लग्नेश के ऊपर। शनि का प्रभाव है तो व्यक्ति आलसी होगा। और क्यों? क्योंकि वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं, उच्चाभिलाषी तो है नहीं। तो यहां पे अब व्यक्ति को आलस्य घेरेगा, रात में ज्यादा देर तक जागने वाला काम मिल जाए, कई बार कभी भी ऑफलाइन ड्यूटी भी करनी पड़ती है, न चाहते हुए भी काम के जगह पे जाना पड़ता है, मनोमालिन्य रहता है, मन परेशान रहे, चिंतित रहे, व्यथी रहे, दुखी रहे, कई बार दाम्पत्य कमजोर हो जाए, कटु वचन भाषी बोलने वाली स्त्री आ जाती है, दाम्पत्य कमजोर रहे, और कई बार उसका प्रधान कारण जातक ही होगा। यह भी बात बोल देता हूं। ये कुछ अच्छी बातें थी। अब आपकी कुंडली में सूर्य पे बात करूंगा। आइए अब आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में सूर्य के बारे में चर्चा कर देता हूं। इनकी कुंडली के लिए सूर्य जो बनते हैं वो सबसे पहले तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं विदेश भाव के अधिपति, 12वें भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठे, मतलब इशारा सीधा और साफ है, बाहर का काम घर, बाहर जाकर काम करो। विदेश का अधिपति दशम में बैठा, घर का अधिपति दशम में बैठा होता तो घर जाके काम करो, घर पे रह के काम करो, पर यहां विदेश का अधिपति दशम में बैठा, विदेश जाकर काम करो। तो किससे जुड़ करके? मंगल से जुड़ करके, क्योंकि सूर्य मंगल के नक्षत्र में। तो कैसा होगा काम? तो अच्छा होगा, क्योंकि ये लग्नेश की ही अपनी राशि है, लग्नेश की ही अपनी राशि है। सूर्य 6 डिग्री 39 कला, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, मंगल विदेश, बाहर जाओ, बाहर काम करो। और सूर्य की दृष्टि यहां पड़ी है तो माता को रोगी बना दे, क्योंकि चंद्रमा पहले ही रोग में बैठे हैं, अष्टम भाव दुख का भाव है, माता को कष्ट हो। और जरा गौर करिए तो उस चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है, ऊपर से राहु केतु के प्रभाव में। अब माता को कष्ट हो, व्यक्ति के नेत्र कमजोर हो जाएं, दूर रहे, कष्ट में कई बार जीवन आ जाता है, चंद्रमा की दशा में कमजोरी भी मिल जाती है, क्योंकि वास्तव में वो पापी भाव का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा ना, तो कम पैसों पे नौकरी करने की नौबत भी आ जाएगी। ये सूर्य दिग्बली हैं, और जन्म कुंडली में अगर गौर करिए तो वो नवमांश चार्ट में जा करके बैठे हैं वृश्चिक राशि के, मित्र की राशि में। और ऐसी स्थिति में कि अगर इनकी कुंडली में हम वृश्चिक राशि को देखते हैं तो नवमांश कुंडली में वो 6ठे भाव में बन रही है, मतलब आत्मविश्वास कमजोरी में है। क्यों? क्योंकि गौर करिए यहां पे उसकी राशि बन रही है तो 12वें भाव में, हालांकि सूर्य को 6ठे, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी बात जब विदेश भाव के अधिपति की हो तो वो ये तो इतनी बात तो सहजता से कह रहा है ग्रह कि नहीं बाबू दूर जाओ। और क्यों? क्योंकि उस पे भी यहां पे सूर्य की, राहु की दृष्टि है, और वहां भी वो अगर गौर करिए तो केतु के प्रभाव में है, नवमांश में भी उस पे राहु केतु का असर है। मतलब व्यक्ति की कुंडली में प्रत्येक जगह जो प्लेनेट है वो कहीं ना कहीं प्रत्येक जगह एक छाया और एक उपछाया, एक प्रभाव, एक निगेटिव प्रकार के तत्वों से युक्त है। वो सूर्य वृषभ राशि, मिथुन राशि के बैठे हैं, ये वायु तत्व की राशि है, और वस्तुतः सूर्य के साथ बुध निकटता में जा रहे हैं, मित्रता का भाव है, ग्रह कुमार अवस्था में है क्योंकि 6 डिग्री का है। उसको और भी हम बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहें तो सूर्य की पूजा कर लीजिए। विदेश में रहते हैं पर कैनेडियन मत बन जाना, नैतिकता का पालन करते रहें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे लगातार संपर्क में रहें। माता को कष्ट हो जाता है सूर्य की दृष्टि के पाने से, क्योंकि वो विदेश भाव का अधिपति होकर के माता को नेत्रों में, आपके बेटे को नेत्र में, और माता को पेट में, हड्डी में जलन की समस्या देती है। कई बार पेट में जलने की समस्या, ऑपरेशन आदि से गुजरना पड़ता है, माता को कष्ट होता है, दर्द की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हड्डी का रोग हो, पेट से संबंधित समस्या हो, ये 2-3 बार और बोल दूं तो ये समस्या थोड़ी सी बन रही, क्योंकि इस भाव का अधिपति वास्तव में पीछे है, माता का कारक, माता पे विदेश भाव का अधिपति, ये भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि यहां का अधिपति पीछे,
वक्री भी है तो अशुद्ध भी हो गया, उस पर विदेश भाव के अधिपति सूर्य जैसे क्रूर ग्रह का प्रभाव और माता का कारक पीछे, इस वजह से ये भाव कमजोर हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति बाहर रहे पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के घर के लोगों को कभी भी सजग रहने की आवश्यकता ही बनती है, उसको लेकर के कभी भी लापरवाही ना करें। क्लियर है? सूर्य की दशा अच्छी जाएगी 50%, उससे ज्यादा नहीं। इस वजह से कि आपकी कुंडली में सूर्य विदेश भाव का अधिपति है, दशम में बैठा है, बाहर रह करके काम करें। अपना खुद का काम भी करना हो तो विदेश जाकर के ही करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। अब बात चंद्रमा की कर लेता हूं। आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा को गौर करिए, वो बनता है लाभ का अधिपति अष्टम में गया, ये ठीक नहीं। उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई असर नहीं है, तो राहु तो देख रहे हैं और वो शनि के निकट तो बैठे हैं, और साथ ही साथ उस पर गुरु का असर नहीं है, शुक्र का असर नहीं है, लेकिन उसके सामने वाले घर को, चूंकि वो जहां बैठा है उसका अधिपति उससे पंचमस्थ होकर के बैठा है, तो कम से कम वो एक अच्छी बात होगी कि व्यक्ति को बाहर जाकर के काम अच्छा करवाए। मंगल के साथ बैठे हैं। अब जरा गौर करिएगा तो मंगल की राशि में बैठे केतु चंद्रमा का असर हो जाए। अब डिग्री में अगर देखता हूं तो ये चंद्रमा जो है वो 4 डिग्री 18 कला के हैं, बाल अवस्था के। सूर्य कुमार थे और ये बाल ऊपर से कमजोर, क्योंकि उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से ये चंद्रमा इनको कमजोरी में लेके जाने वाला है और अपनी दशा काल में 25% का परिणाम करेगा। तो चंद्रमा की दशा में क्या हो, लाभ कम हो जाए और थोड़ा थोड़ा व्यक्ति के पास धन आता रहे। चंद्रमा लाभ के अधिपति होकर के अष्टम में गए हैं, कमजोर हैं। सूर्य भी बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, हालांकि नहीं दिग्बली हैं वो, ठीक है, पर चंद्रमा के कमजोर हो जाने से और मंगल के छठे भाव को देख लेने से, सूर्य के कुमार अवस्था में होने से ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में पैसे थोड़े कम लगा दे। चंद्रमा कमजोर है क्योंकि कृष्ण पक्ष के हैं, इधर भी वो अष्टम में बैठे। पर हां, एक बात जो बहुत अच्छी देख रहा हूं कि व्यक्ति रिश्वतखोरी का काम कर सकता है, सूद पे पैसे चला सकता है, सूदखोरी का काम व्यक्ति आसानी से कर सकता है। पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा ही सजग रहने वाली बात बनती है। ये चंद्रमा अगर नवमांश में बात करता हूं तो वृषभ राशि में उच्च के हो जा रहे हैं, पर विदेश में हैं। ये चंद्रमा इनको बाहर रह करके हमेशा धन देने वाले स्थितियों में रखने वाले हैं। अगर व्यक्ति बाहर रह करके काम करेगा तो इस चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा व्यक्ति को, उसके व्यवसाय में ये चंद्रमा सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर है? अब मंगल की बात कर देता हूं। अब बात मैं मंगल की करूंगा। मंगल आपकी कुंडली के लिए बनते हैं पराक्रम के अधिपति, ये अच्छी बात है। उसको देख भी रहे हैं, पराक्रम का कारक अगर पराक्रम का अधिपति बन जाए तो ये अच्छी बात है, और उसको देख भी रहा है। वहां पे शुभ ग्रह गुरु बैठे भी हैं। अब ये गुरु इस भाव के लिए अच्छे हो जाएंगे, पर इस भाव के लिए कमजोरी पैदा करेंगे। हालांकि वो लग्न और गुरु का संबंध बने तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि लग्न पे मंगल का कोई असर नहीं है इस वजह से। पर हां, मंगल चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं। मंगल और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का है। चंद्रमा मंगल की राशि में है, राहु केतु के असर में है। इस वजह से फिर भी व्यक्ति परेशान हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है इस वजह से। और उस मंगल के ऊपर जरा देखिए तो शुक्र का असर है। इस वजह से व्यक्ति को पद मिल जाए, जीवन के एक समय में आने के बाद वो मालिक बन जाए, अपने अंडर में लोगों को खटा करके अपनी दिनचर्या फिट करे या आय का साधन तय करे। मंगल जन्म कुंडली में 19 अंश 52 कला के हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, गुरु से केंद्र में, चंद्रमा से नवम पंचम के संबंध में, लग्नेश से केंद्र में जाने के कारण, ये सारी चीजें अपने भाव से केंद्र में जाने के कारण, पर वो व्ययेश होकर के लग्न के 12वें, एक तृतीय भाव के अधिपति और 12वें चले गए। अब व्यक्ति के जीवन में जो भी चीजें मिलेंगी, लेट से मिले, देर से मिले, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, पर वो मित्र की राशि में बैठा है, इस वजह से वो दे। क्यों? क्योंकि न्याय का कारक और पंचम का अधिपति, यश भाव का अधिपति उसे देख जो रहा है। एक बात बताता हूं, कुंडली दिखाने से पहले और कुंडली देखने से पहले जब तक माथा घूमे नहीं तब तक फलादेश न करना। सिर्फ मंगल को देख करके अगर मैं इस कुंडली का फलादेश करता तो शायद गलत कर बैठता, पर यहां से मैंने शनि को भी देखा है, इससे गुरु का भी संबंध बुध का देखा है। इस भाव के कारक, इस भाव में बैठे ग्रह, इस भाव के अधिपति, इस भाव के अधिपति की दृष्टि और उस भाव में बैठे नक्षत्र, वो भाव, इतनी सारी चीजें आपका ज्योतिषी कभी देखा था? अगर हां तो ठीक है, और नहीं तो फिर दोबारा फोन करके उससे बात करिए। पक्की बात है, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं खरी बोलता हूं, यह सबसे मेरी बड़ी समस्या है। आगे बढ़ता हूं, यह बात यहां तक रही। तो मंगल का प्रभाव
गुरु पे तो शिक्षक योग बन जाए, व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी हो, समझदारी से युक्त होकर के निर्णय लेता है। ये मंगल इनकी कुंडली के लिए वृद्ध होकर के बैठे हैं, कमजोर हैं थोड़े से, और भाव से 12वें भी गए हैं, भाव से अधिपति होकर के 12वें गए हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी इनकी रहेगी। नक्षत्र शुक्र का है और वो बली होकर के बैठा है, अच्छा होकर के बैठा है, प्रभाव से युक्त है, धार्मिकता का विकास हो, व्यक्ति ज्ञानी हो, रहस्यमयी हो, गूढ़ हो, संचय करने वाला नहीं हो। मंगल है ना, क्रूर ग्रह की राशि बनी और पापक ग्रह बैठ गया। ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति पैसे बचाने में मुश्किलें खड़ी करे, क्योंकि राहु पहले से यहां बैठे हैं तो धन दे रहे हैं पर वो खर्च में जाएगा। क्लियर है। मंगल की दशा इनकी कुंडली के लिए नवमांश में अगर देखता हूं तो रोग के अधिपति और साथ ही साथ लाभ के अधिपति होकर के नवमांश कुंडली में जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं। दूर जाइए, काम अच्छा है। और वैसे भी एक बात बता देता हूं तो इनकी कुंडली में वो ग्रह जन्म कुंडली में कहीं से भी किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों से प्रभावित नहीं है, पर केतु उसे देख रहे हैं जो कि मंगल के तरह ही के ही होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना हो, व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज को लेकर के प्रायः कंफ्यूजन में भी रहे तो उसको क्लियर करना चाहता है, झगड़े फसाद आदि की स्थिति में व्यक्ति न फंसे राहु केतु मंगल की दशाओं में, तो ज्यादा अच्छी बात है। ये मंगल आपके प्रभावों को आपके दशाओं में जब भी मंगल की दशा चलेगी तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी लाए और वो मेहनत ज्यादा करवाए, थोड़ा सा लाभ कम दे, ये बात बनती है। अब बुध की बात करूंगा। अब बात बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह गुरु की कर लेता हूं, बुध की कर लेता हूं। बुध जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति हैं और भाग्य में बैठे, तो लग्न के अधिपति का भाग्य में बैठना, शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठना, गुरु का देखना, सुखेश और सप्तमेश का देखना, मतलब दाम्पत्य अच्छा है। दूसरी बात और है कि यहाँ पे गुरु जो है वो वक्री हैं 14 डिग्री के, इनका कुछ फल जो होगा वो द्वितीय भाव का भी मिलेगा। इस वजह से व्यक्ति कई बार तार्किक हो जाएगा और नियमों में बंध करके नहीं रहने वाला, परिवर्तन को जल्दी ही एक्सेप्ट करने वाला हो जाता है। दूसरी बात और भी है कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति अगर नवम भाव में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर धार्मिकता और संस्कार से युक्त, माता पिता संस्कार से युक्त हैं, क्योंकि ये माता पिता के सुख का भी भाव होता है ना, तो इस वजह से। और जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य में गए, व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक रूप से उसके अंदर ये प्राबल्य है इस बात का कि व्यक्ति मेहनती है और व्यक्ति धर्म को मानने वाला है। बुद्ध से प्रभावित है, नारायण का भक्त होता है, लोग नारायण के लोग भक्त होते हैं। और वास्तव में तो यहां पे शुभ ग्रह का ही प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है, इस पे किसी भी पाप ग्रह का कोई असर नहीं है, शनि की दृष्टि है, जो कौन है वास्तव में प्रेम का अधिपति, पंचम भाव प्रेम का, रोगेश भी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि रोग में बनी है, तो पत्नी को कई बार रोगी मिल जाए, पत्नी मांसपेशियों से संबंधित दर्दों में जूझने वाली हो, पेट की समस्याओं से गुजरने वाली हो, आलस्य से युक्त रहने वाली हो, थोड़ी सांवली भी होगी, और शनि की दृष्टि है तो न्यायिक भी होगी, कठोर बोलने वाली भी होगी, शुद्ध बोलने वाली होगी, और चूंकि उस पे गुरु का असर है तो मुंहफट भी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब गौर करिए, ये बुध आपकी कुंडली में सम राशि के बैठे, बुध और शुक्र में समता का संबंध होता है, और गौर करिए तो वो शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि कहां के अधिपति हैं, वास्तव में वो धन के अधिपति हैं, लग्न के अधिपति, दशम के अधिपति। ये लक्ष्मी योग बनेगा कैसे, लग्न के अधिपति जो हैं प्रायः दशम के अधिपति, तो दशम के अधिपति और धन के अधिपति जब एक साथ बैठे, यानी कि ये नारायण हो गए और ये लक्ष्मी, तो धन लक्ष्मी योग है, ये जन्म कुंडली के भाग्य में बना। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है, और वास्तव में ही नहीं बहुत अच्छी बात है। इसे मान करके चलें कि बुध आधा ही फल करेगा तो आपको भर देगा। सम राशि का बैठा ना, पर युवावस्था का है, डिग्री देखिए 16 डिग्री, ऐसी स्थिति में, और डिग्री रोहिणी नक्षत्र का है, शुक्र रोहिणी में शुभ ग्रह का नक्षत्र, और वो हालांकि वो थोड़ा कमजोर भी कहूंगा उसको क्योंकि वो भाव से अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो लाभेश के नक्षत्र में तो है, और इस वजह से कि उस पे राहु केतु का असर है तो चंद्रमा अलग तरीके से अपने आप को गलत इंपैक्ट में डाल रहा है। पर बुध के लिए और शुक्र के लिए वो नक्षत्र अच्छा हो जाए, व्यक्ति के अंदर व्यवसायिक गुण रखने वाला, किसी भी प्रकार के कर्म को करने वाला, किसी भी स्थिति में जाकर के अपने आप को मेंटेन करने वाला, प्रत्येक प्रकार से आभूषण से युक्त हो जाए, आशीर्वाद से युक्त हो जाए, पूर्वजों का भारा पूरा हो, घर परिवार में स्थितियां ठीक बनती है। राहु यहाँ पे कमजोर भले कर सकते हैं, हालांकि वो सम राशि के बैठे हैं तो कमजोरी नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति को अपने सभी लोगों से मित्रवत ही व्यवहार रखने वाला बनाता है। यह बुध है चालाक राजकुमार, जो निसंदेह तुरंत ही किसी के प्रभाव में प्रभावित हो जाता है। ये वो नदी है जो सब कुछ बहा ले जाती है, बाढ़ से युक्त होती है, तो हमारे बिहार में कोसी है, सब कुछ बहा ले जाती है।
कुछ भी देखती नहीं है, और पता नहीं आज तक उस पर कभी कुछ हुआ भी नहीं है। 70 नहीं 100 साल से तो ज्यादा का इतिहास है उसका, कई 100 साल का इतिहास है, आज तक उसी को लेकर के राजनीति होती है। तो ये बात है, यहां पे ये बुद्ध आपको राजकुमार बना रहे हैं और नैसर्गिक रूप से आपको खोजी भी बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र है, अष्टम भाव से संबंध शुक्र का होता है, इस वजह से वो ऐसा बना रहे हैं। ठीक है जी, अब गुरु की बात करते हैं। अब बात देवगुरु बृहस्पति की करता हूं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए बनते हैं सुख और सप्तम के अधिपति, अपने भाव से पंचमस्थ हैं, उसे देख रहे हैं, पंचम के कारक होकर के, ये बात मैंने बताई, ये अच्छी बात है। पर गुरु के यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में बैठने का प्रभाव, यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में नीचाभिलाषी हो रहा है, अपना एक अंक कम करेगा वो, और यहाँ से तो जन्म कुंडली में उस पे पराक्रम का अधिपति जो है वो मंगल 12 में गया और वहां से बैठ करके पराक्रम को देखा। व्यक्ति के पास कुटुंब है, कुटुंब की कमी नहीं है, क्योंकि ये कुटुंब के सुख का भी भाव है, पर दरअसल उससे व्यक्ति दूर चला जाता है, और गुरु वहां वक्री हैं, उसका कुछ असर पिछले भाव का रहेगा। इस वजह से व्यक्ति स्मूथ मेहनत करता है, कई बार बहुत ज्यादा मेहनती भी नहीं होता है। आलस्य का प्रभाव है, मैंने बात कही थी ना, मंगल 12 में गए हैं, ये बात कही थी ना। गुरु यहाँ बैठे हैं तो अनुराधा नक्षत्र में है, आलस्य का कारक ग्रह, मंद गति से चलने वाले ग्रह के नक्षत्र में है। नौकरी करने के पीछे व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है, पर उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि धन का अधिपति, धन का कारक, पंचम का कारक, चतुर्थ का कारक, नवम का कारक, एकादशवें का कारक, 10वें भाव का बढ़िया ग्रह, ये सब जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं भी है। हालांकि जन्म कुंडली में 2 केंद्रों के अधिपति होकर के पिछले भाव में गए हैं, तो माता को रोग से युक्त रखने वाले और कई बार दाम्पत्य को फ्लरिश करने वाले, आय में सहयोगी, पर व्यक्ति को थोड़ा मेहनत करने की और इच्छा वो जाहिर कर रहे हैं कि व्यक्ति थोड़ा और मेहनत अपना बढ़ा दे, और संतुष्टिजनक वो मेहनत नहीं कर पाए। व्यक्ति कई बार अकर्मण्य नहीं है, क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में है, और बुध भी भाग्य भाव में बैठे हैं, लग्न बली है, कमजोर नहीं है, पर फिर भी यहां पे गुरु का एकमात्र छोटा सा प्रभाव कि व्यक्ति को आलसी बना देता है, उसमें सहयोग शनि कर रहे हैं, ये बात दिखती है। अव्यवस्थित ना रहें, अपने काम पे ध्यान दें, और अभी तो कम से कम बिल्कुल ही फोकस ही करना है काम पे। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां, ये ठीक है, गुरु की 7वीं दृष्टि यहां, ये बढ़िया, धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, पूर्वजों के लिए, देवताओं के लिए, ये सब अच्छी बात है। 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी उच्च की, ये बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति का लाभ हमेशा मिलता रहे। चंद्रमा इस भाव के अधिपति होकर के गुरु से षडाष्टक में अगर नहीं होते तो ये लाभ और भी ज्यादा मजबूत होता, जो व्यक्ति को कई प्रकार से जीवन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब पूरी हो सकती थी। परंतु जन्म कुंडली में लाभेश का अष्टम में जाना, मैंने इस पे कार्यक्रम भी बना रखा है कि वो ठीक नहीं होता है, परंतु उस भाव के जितने भी निगेटिव पक्ष हैं वो मात्र गुरु सुखेश के देख लेने के कारण, सप्तमेश के देख लेने के कारण उस भाव में बलवान, और बलवान होते भी उस भाव को देखा जा रहा है। उच्च की राशि बनी है, चंद्रमा की अपनी राशि है, शुभ ग्रह की राशि है, एकादशवें भाव में हालांकि पाप ग्रह की राशि अगर बन जाए तो और वो बेहतर हो सकता था, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे मैं भूल गया था बताना, देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के ही नहीं परम मित्र की राशि में बैठे हैं, क्योंकि इस भाव का अधिपति 3 घर पीछे है, इस वजह से वो अति मित्र के हो जाएंगे, और अवस्था भी उनकी खराब नहीं है, वो ठीक है, युवा अवस्था के हैं। अब बात मैं शुक्र की करूं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए धन के अधिपति, महाधनी योग लगा करके, महालक्ष्मीवान योग लगा करके, भाग्यशाली योग लगा करके, और जन्म कुंडली में वो वास्तव में भाग्य के अधिपति, धन के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए सामान्यतया सम संबंधों में जा रहे हैं, और टोटल में तरीके में देखता हूं तो ये अच्छे बैठे भी हैं, खराब नहीं बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन का मान, धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी घोड़ा गाड़ी गहना पहना जितना भी होता है सब कुछ देने वाले होते हैं। लाभदायक है ये स्थिति, खराब नहीं है। व्यक्ति के पास अनुभव रहेगा काम का, और व्यक्ति वास्तव में अपने क्रोध को नियमित करके रखने वाला होता है, क्रोध रहित होता है। क्रोध नहीं है, शत्रु से रहित होता है, शत्रु भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, बस स्वास्थ्य खाली साथ नहीं है, और वो हमेशा बनता रहे। कई बार व्यक्ति को यहां पे ये बात मैंने चंद्रमा को लेकर के बताई है, जिसको आपको अगर ठीक होते हुए देख भी रहा हूं तो वो अभी काफी वक्त है, कभी लंबा वक्त है जहां पे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो। अंतरदशाओं में थोड़े से ग्रह बदलेंगे तो थोड़ी सी भले ही परेशानी कम हो जाए, पर अभी चंद्रमा की दशा बीतने के बाद जब तक मंगल नहीं आ जाते हैं तब तक, हालांकि मंगल सूर्य चंद्रमा अभी मंगल बाद में है, अभी मंगल आएगा उसके बाद, तो भी वो अष्टमेशी है। हालांकि वो 12वें भाव में बैठा है, उस भाव को गुरु बैठे हैं, पर फिर भी वो थोड़ी सी समस्या अभी है। अंतरदशा के ग्रह इनको थोड़ी बहुत सहूलियत दे सकते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा।
ये बात कि शुक्र की बात कर रहा था। शुक्र ठीक है आपकी कुंडली के लिए, वो अच्छे भी हैं, बैठे भी हैं अवस्था में बहुत अच्छे, कुमार अवस्था के हैं, 50% का वो परिणाम देंगे। नवमांस कुंडली में गुरु भी रोग की राशि में बैठे थे, रोग भाव में बैठे थे। वृश्चिक राशि रोग की राशि होती है। सूर्य के साथ बैठे थे जो कि जन्म कुंडली का त्रिक भाव का अधिपति है। हालांकि दोनों मित्र होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को पेट की परेशानी और अपच, एसिडिटी, कब्जियत और कई बार पेट से संबंधित समस्या के बाद सर्दी, खांसी, जुकाम और फेफड़ों से संबंधित समस्या, वायरल फीवर होने का खतरा होता है। टेम्परेचर की समस्या होती है, बीपी वगैरह की समस्या भी कई बार होते देखी जाती है। दूसरी बात बता दूं तो अगर यहीं पे अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो वो धन भाव में शनि के साथ बैठे हैं जो कि भाग्येश हैं और अष्टमेश होते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली बनती है नवमांस कुंडली में, भाग्य भाव के अधिपति के साथ अगर शुक्र का संबंध बन जाए धन में तो गौर करिए, यहां शुक्र की राशि बनी, राहु बैठा, यहां भी धन का संबंध अच्छा, और वहां नवमांस में भी शुक्र की स्थिति भाग्येश के साथ हो रही है, शनि के साथ जो कि दोनों मित्र होते हैं, और वहां राहु केतु का असर है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन की कमी कभी भी होने वाली नहीं है। यह सूर्य सब कुछ देने वाले हैं क्योंकि सूर्य लक्ष्मी का कारक होता है। उस शुक्र की दृष्टि अगर गुरु से टकराएगी तो निसंदेह व्यक्ति के पास अनुभव है। शुक्र की संबंध की स्थिति जब बुध के साथ बनेगी, व्यक्ति के अंदर वाचाल होने की स्थिति भी नहीं है, संतुलित होकर के बात करे, पर हां जब उखड़े तो पूरा ही उखड़ जाए, भूकंप की स्थिति कई बार आ जाती है। क्रोध नहीं है, संतुलन है और संतुलित भी रहेगा। अब शनि की बात कर लेता हूं। अब बात शनि की कर लेता हूं। जो न्याय करते हैं वास्तव में मेहनत करने के बाद का जो परिणाम है वो शनि के ही मत्थे रहता है और वही आपको दे भी सकते हैं। और एक बात जो कि समझने वाली है कि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो जाती है तो कई बार वो अच्छी भी होती है, परंतु वो किसी अच्छे भाव के अधिपति होकर के अगर कमजोर हो जाते हैं तो थोड़ी सी कमजोरी भी बन जाती है। इसी वजह से कि जन्म कुंडली में वो आखिर पंचमेश भी तो होते हैं, नीचाभिलाषी भी तो हो रहे हैं, रोगेश भी तो होते हैं, गुरु से दृष्ट हैं तो ठीक है, पर ये शनि आपकी कुंडली के लिए मृतप्राय है। डिग्री देखिए 0 डिग्री, और वो बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, गुरु उसे देख रहा है। यहां पे गुरु और शनि का परिवर्तन है, तो जितनी भी कमजोरी आ रही है दाम्पत्य को लेकर के, वहां पे गुरु की दृष्टि मंगल मित्र की राशि में, हालांकि 12वें भाव का अधिपति है, वो थोड़ी कमजोरी करेगा क्योंकि शनि मंगल का टकराव होगा, तो यहां पे वो विलंब करे, परेशानी करे, आय को लेकर के असंतुलन पैदा करे, कई बार रोग व्याधि, पत्नी को रोगी बना दे, आलस्य की अधिकता दे दे, व्यक्ति मेहनत करने में कई बार चूक जाता है, मौके छोड़ देता है, और कई बार उसको जो लगता है कि नहीं मुझे जल्दी ही पैसे कमाने हैं, मुझे जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस वजह से वो कई बार गलत निर्णय या चपलता से युक्त निर्णय ले लेता है। शनि न्याय के कारक होते हैं, वो कमजोर हैं, मतलब व्यक्ति के जीवन में अब न्याय होगा पर देर से। बात समझ में तो आ रही है। न्याय का अधिपति पंचम भाव न्याय का भाव है, यहां से आपकी कुंडली में आपके मेहनत किए गए मेहनत करने के बाद मिलने वाले परिणाम का भाव है। ये पुत्र का भाव है, दाम्पत्य में वात्सल्य का भाव है, पुत्री के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, सबके साथ व्यक्ति प्रेम और वात्सल्य से युक्त जीवन जीता है। यहां का अधिपति परिवर्तन है, नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा। हो सकता है आरंभ थोड़ा कष्ट से युक्त हो पर अंत हमेशा बेहतर हो। क्लियर है। उस शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी, यहां पे बुध बैठे हैं, लग्न के और लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर अगर शनि का प्रभाव हो जाए, व्यक्ति लंबे कद का हो, अच्छा हो, थोड़ा सांवला भी हो सकता है और फ्रेश है, उसके पास नैतिक तत्वों की कमजोरी नहीं है। अगर वही शनि थोड़े और बलवान हो जाते, रोग की स्थिति है, रोगेश देख रहा है, रोगेश मृतप्राय हो, कमजोर हो तो ठीक ही है। छठे, 8वें, 12वें भाव के अधिपति अगर थोड़े कमजोर होते हैं तो वैसे भी शनि छठे भाव में बड़े अच्छे परिणाम देते भी देखे गए हैं। प्रतियोगिताओं के लिए, मेहनत के लिए, भरोसा के लिए, व्यक्ति के अंदर जीवटता से मेहनत करने के लिए, क्योंकि मंगल भी तो वहां देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास एहसास है, मजबूती है, बलवान है, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है, न्यायप्रिय है, गलत नहीं करेगा। शनि और बुध का टकराना व्यक्ति को कंप्यूटर सेक्टर में ले जाकर के जोड़ घटाव करने वाला, कई बार बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी करने वाला भी अगर प्रयास करे तो कर सकता है। लग्न के ऊपर शनि का असर है, इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय है, ज्योतिष की परख, गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं को समझने वाला, अपनी आयु से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाने वाला, दाम्पत्य में कई बार उम्र का अंतर ज्यादा रहे पर व्यक्ति के पास आयु हमेशा रहेगी, वो आलस्य न करे तो वो सब कुछ पा सकता है। क्लियर है। ये आपकी कुंडली की बात है। ये शनि आपकी कुंडली के नवमांश में शुक्र के साथ बैठे हैं, ये धनदायक हैं, पर कई बार मुट्ठी बंद करने की आवश्यकता भी पड़ जाती है, जिसको कि कर लेना चाहिए। अब विशेष बात आपकी कुंडली में कल करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।